बात करते हैं सोवरेनिटी की और देखते हैं कि जो सोवरेनिटी है वो एक्चुअली में क्या है, और ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो है या पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसको किस तरह से हम जो है वो देखेंगे। तो देखिए, सोवरेनिटी का जो बेसिक मतलब है वो क्या है जी? हाकमियत। अब यहाँ पे आपने बात को समझना है आगे बढ़ने से पहले कि जो सोवरेनिटी या जो हाकमियत है इसको नॉर्मली सुप्रीम पावर भी जो है वो कहा जाता है। सुप्रीम पावर यानी सबसे बड़ी ताकत। अब यहाँ पे सम टाइम हम इसका कॉन्सेप्ट यूं लेते हैं, अगर हम समझते हैं एक मुल्क के अंदर के स्ट्रक्चर को या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो हम ये कहते हैं कि जो सुप्रीम पावर है जो वेस्ट के अंदर है, जो कॉन्सेप्ट है वो है जी कि सुप्रीम पावर लोग हैं। ठीक है, जरा बात को समझिएगा कि लोगों से मुराद ये है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसमें जाहिर बात है वोटिंग सिस्टम है, तो वोटिंग सिस्टम कौन देते हैं? वोट लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो सबसे सुप्रीम पावर है वेस्टर्न सिस्टम के अंदर या डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वेस्ट का, वहां पे लोग हैं। जबकि अगर हम इस्लाम की बात करते हैं कि भाई इस्लाम में जो है वो क्या मतलब है सुप्रीम पावर का, तो वहां पे हम बात करते हैं जी कि भाई इस्लाम में सुप्रीम पावर जो है वो अल्लाह ताला की जात है, और जो नीचे जो स्ट्रक्चर बना हुआ एक मुल्क के अंदर जो है वो अल्लाह के उसूलों के मुताबिक जो है उसको हम रन कर रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मली अगर हम हकमियत का एक मुल्क के इंटरनल स्ट्रक्चर में हम डेफिनेशन लेते हैं तो हम उसे ये कहते हैं कि भाई सुप्रीम पावर है, और सुप्रीम पावर जो है वेस्ट उसका कॉन्सेप्ट लेता है कि लोगों से, क्योंकि वोट के थ्रू आ रहा है, जबकि इस्लामिक डेमोक्रेटिक सिस्टम में उसको कहा जाता है कि वो अल्लाह ताला की जात से बिलोंग करती है। सुवरेनिटी की हाकमियत सबसे बड़ी उसी की है। ठीक है, यहां पे हम जो कॉन्सेप्ट सुवरेनिटी का देख रहे हैं इसका मतलब यह है कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस में जो सबसे सुप्रीम पावर है वो क्या है उसकी बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, ठीक है, जो दुनिया के अंदर जो भी सिस्टम चला हुआ है उसके अंदर जो सुप्रीम पावर है वो स्टेट इटसेल्फ है, रियासत है। जरा बात को समझिएगा। ठीक है, इवन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी हम यही कहते हैं कि भाई जो रियासत है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि रियासत जो है वो क्यों पावरफुल है? क्योंकि वो एब्सोल्यूट है। ठीक है, यानी वो मुकम्मल तौर पे अपनी हाकिमियत रखती है, अपना उसका पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर है, और वो इंटरनली और एक्सटर्नली जो है, अंदरूनी और बैरूनी दोनों तौर पे जो है वो रियासत एब्सोल्यूट है, और वही जो है वो सबसे पावरफुल एंटिटी है। अब स्टेट इटसेल्फ क्या है? स्टेट जो है सबसे पहली चीज, स्टेट के लिए टेरिटरी होनी चाहिए, यानी एक हुदूद होनी चाहिए। उसके बाद वहां पे लोग होने चाहिए। वहां पे अब लोग नहीं होंगे तो हुदूद का कोई फायदा नहीं, यानी जंगल स्टेट तो नहीं हो सकती। इसी तरह से फिर वहां पे गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब ये पूरे का पूरा एक रियासत का जो स्ट्रक्चर है, जो लोग हैं, जो यहां पे पूरी एक टेरिटरी है, इसको रन करने के लिए एक हुकूमत होनी चाहिए, और वो हुकूमत जो है वो सॉवरन होनी चाहिए, यानी हाकिमियत उसके पास होनी चाहिए, वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि वो एक स्टेट बनती है। अगर इन चारों में से कोई भी एलिमेंट मिसिंग है, यानी स्टेट के पास सोवरेनिटी नहीं, स्टेट के पास लोग नहीं, स्टेट के पास गवर्नमेंट नहीं या टेरिटरी ही नहीं, तो इसका मतलब वो स्टेट हो ही नहीं सकती। कि स्टेट तभी होगी जब उसके पास लोग भी होंगे, इलाका भी होगा, गवर्नमेंट भी होगी, और वो एब्सोल्यूट भी होगी, यानी वो सॉवरन भी होगी। वो किसी के ऑर्डर्स के ऊपर बाहर से नहीं चलेगी, बल्कि उसका अपना जो स्टेट का एक सिस्टम है, ठीक है, वो मौजूद होगा। अब अगर सोवरेनिटी की हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं नेशन स्टेट सिस्टम जो है, यानी ये जो नेशन स्टेट सिस्टम निकला कि कौमी जो रियासतें जो है मुतारिफ हुई, कौमी रियासतों की शक्ल में दुनिया जो है जब सामने आई, तो वहां से हम ये कहते हैं कि भाई वो एक सोवरेनिटी की हिस्ट्री थी। कि कौमी रियासतों का मतलब क्या है? कि हर रियासत जब उसने अपनी शनाख्त की नेशनलिज्म के ऊपर, कौमियत के ऊपर, ठीक है, कि हर रियासत ने कौमियत के ऊपर अपनी एक शनाख्त की, तो वो जो शनाख्त थी वो शनाख्त एक्चुअली में वही नेशन स्टेट सिस्टम था, जिसकी पूरी की पूरी ऑलरेडी हिस्ट्री जो है मैं डिस्कस कर चुका हूं आईआर के सेकंड जो है वो पार्ट के अंदर, तो आप वो वहां पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल था सोवरेनिटी के अंदर वो था वेस्टफीलिया की जो ट्रीटी है 1648। ठीक है, ये 30 ईयर्स ऑफ वॉर जो थी, यूरोप के अंदर जंगें लगी हुई थी, और ये 30 साल की एक जंग थी, उसके इख्तिताम पे जो है ये वेस्टफीलिया की ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी, और जिसमें ये एक्सेप्ट किया गया था कि हर मुल्क जो है वो उसकी एक खास हुदूद है, और कोई भी दूसरा जो मुल्क है, ठीक है, वो किसी दूसरे मुल्क की हुदूद में दखल अंदाजी नहीं करेगा या उसके इंटरनल अफेयर्स में इंफ्लुएंस नहीं करेगा। यही जो किसी दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक ना करना, ठीक है, या फिर उसकी इंटरनल जो सुवरेनिटी है उसको भी छेड़छाड़ ना करना, उसके इंटरनल जो मामलात हैं उनमें दखलंदाजी ना करना, यही जो है एक्सेप्ट किया गया वेस्टफीलिया की ट्रीटी के अंदर, जिसको कहा जाता है कि वहीं से एक हाकमियत का कॉन्सेप्ट जो है सामने आया। गो कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली यूरोप के अंदर ही सिर्फ जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि यूरोप ही उस टाइम पे जंगों का नतीजा बना हुआ था, और बाकी दुनिया के लिए तो खैर ये नहीं था। ठीक है, तो लेकिन एक कॉन्सेप्ट जरूर मिला फर्स्ट टाइम पे, एक सोवरेनिटी का एक कॉन्शियसनेस के तौर पर
एक शौरी तौर पे एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि इससे पहले भी कॉन्सेप्ट मौजूद था, लेकिन मुल्कों की जंगी इससे पहले भी होती रही, इसके बाद भी होती रही, लेकिन एटलीस्ट एक कॉन्शियस कॉन्सेप्ट आया कि भाई हर मुल्क जो है वो हाकिमियत उसकी अपनी है और वो सुवरेनिटी रखता है, कोई दूसरा मुल्क उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता। अब अगर हम बात करते हैं सोवरेनिटी की, सोवरेनिटी सिर्फ यूरोप में इसलिए हुई कि इसके बाद जब यूरोप में सोवरेनिटी आई, जब मुल्कों ने नेशनलिज्म के ऊपर, यानी अगर हम बात करते हैं जर्मनी की, फ्रांस की, ठीक है, यूके की, तो ये वो मुल्क थे जिन्होंने एक दूसरे की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट किया, क्योंकि सबसे ज्यादा वॉर्स इन्हीं की आपस में होती थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, आपस में तो जंग बंद कर दी, ठीक है, आपस में जंग बंद कर दी, इन्होंने बाहर जाके कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी और कॉलोनाइजेशन का एक जो है वो एरा स्टार्ट कर दिया कि यूके ने देखिए हिंदुस्तान के में आके यहाँ पे अपनी कॉलोनी बसाई और हिंदुस्तान को जो है वो अपना एक कॉलोनी बना लिया। इसी तरह से अगर फ्रांस की बात करें तो वो अफ्रीका में चला गया, अफ्रीका में जाके उसने बहुत से ममालिक के ऊपर, जर्मनी की बात करें उसने जो है टेरिटरीज, बैरूनी टेरिटरीज बनाई। तो उनके लिए जो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ यूरोप के अंदर का था, ठीक है, जो बाहर की दुनिया थी वो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। वहां पे इसी तरह से उनकी सोवरेनिटीज को जाके पामाल करना, उनके ऊपर जाके अटैक करना, वहां पे जाके रूल करना, ये इनके लिए जो है वो जायज था उस टाइम पे, यानी कि 20th सेंचुरी में या 19th सेंचुरी की खास करके बात करें तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यूरोप ने तेजी से तरक्की की, तो उसने जो है वो रॉ मटेरियल के लिए जो है बाहर की दुनिया को क्या किया, कॉलोनाइज किया। तो उनके लिए सोवरेनिटी अपना सिर्फ था। उसके बाद क्या हुआ कि नेशनलिज्म की मूवमेंट्स चलना स्टार्ट हो गई। अब पहले जैसे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की मूवमेंट्स थी तो वहां पे सोवरेनिटी का एक कॉन्सेप्ट आया कि जर्मनी ने के अंदर रहने वाले लोगों ने कहा हम जर्मन हैं, फ्रेंच ने कहा हम फ्रांसीसी हैं। इसी तरह से जो नेशनलिज्म की मूवमेंट्स चली, कौमियत की मूवमेंट्स कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं या हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, ये एक नेशनलिज्म की मूवमेंट्स और हमारे ऊपर कोई दूसरा रूल क्यों करे, तो उसके नतीजे के तौर पर लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस आई, इस तरह से मूवमेंट्स बिल्ड हुई और उसके नतीजे के तौर पर जैसे हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, ठीक है, 1914 से 18 जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें जो है वो दुनिया का स्ट्रक्चर बदला, बहुत से ममालिक टूटे, खास करके खिलाफत उस्मानिया की अगर हम बात करते हैं, ओटोमन एम्पायर की, तो उसको जो है वो टुकड़े टुकड़े किया गया, लेकिन बहुत से मुल्क उसमें से भी सॉवरेन कंट्रीज जो है निकले, जैसे इराक है, ईरान है, शाम है, ठीक है, ये बहुत से मुल्क जो ओटोमन एम्पायर का हिस्सा थे ये भी सामने आए। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे 19th सेंचुरी आगे बढ़ी तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी जो है खास करके नेशनलिज्म के साथ इसका बहुत बड़ा लिंक है, ठीक है। तो जैसे जैसे नेशनलिज्म की मूवमेंट बढ़ती गई तो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट भी जो है वो तेज से बढ़ता गया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है हमने देखा 1939 से 45 तक हुई कि उसमें जो है दोबारा से दुनिया ने जो है खास करके यूरोप के अंदर हम देखते हैं कि जर्मनी ने किस तरह से दूसरे ममालिक की सोवरेनिटी जो है उसको पामाल किया, वहां पे अटैक किया, लेकिन एट द एंड रिजल्ट के तौर पे क्या हुआ कि हमने देखा जर्मनी जो है उसको शिकस्त हो गई, ठीक है, और अलाइड पावर्स जो है वो जीत गई। उसके बाद ये फैसला किया गया वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यूएन बनाया गया और यह फैसला किया गया कि दुनिया को एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाए कि कोई दूसरा मुल्क किसी भी टाइम पे मुंह उठा के हमला न कर सके और किसी की हाकमियत जो है उसको पामाल न किया जाए, बल्कि हाकमियत की प्रोटेक्शन के लिए एक इदारा बनाया जाए। गो कि ये एक अलग डिबेट है कि क्या यूएन जो है वो हर मुल्क के लिए इक्वली काम कर रहा है या सिर्फ पावरफुल कंट्रीज के लिए काम कर रहा है, लेकिन हकीकत में एक स्ट्रक्चर बनाया गया, यूएन का इदारा बनाया गया जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ सोवरेनिटीज को प्रोटेक्ट करना था, यानी दुनिया में जंगों को रोकना था। समझ रहे बात को? तो उसके बाद जो कॉलोनाइजेशन का आहिस्ता आहिस्ता दौर एंड हुआ और बहुत से ममालिक जो हैं वो आज़ाद हुए, और आज़ाद जब हुए यानी इसका मतलब वो क्या हुए, वो सॉवरेन कंट्रीज बन गए, आज़ाद हो गए, ठीक है। तो वहां से ये जो सॉवरेनिटी है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से इसने एक कंप्लीट फॉर्म ली उस टाइम पे जिस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस जो है वजूद में आया कि हर मुल्क अब आज़ाद है और अब कोई भी दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। अब इंटरनल सोवरेनिटी वर्सेस एक्सटर्नल सोवरेनिटी की अगर बात करें तो इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि इंटरनली जो स्टेट है, जो रियासत है, इंटरनली वो मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार है, आज़ाद है, कोई भी बाहर से उसे डिक्टेट नहीं कर सकता, ठीक है। इंटरनली उसके इदारे आज़ाद हैं, उसके इदारे खुद मुख्तार हैं। अब यहाँ पे फिर वही बात आती है कि इंटरनली समटाइम जो सोवरेनिटी है उसका कॉन्सेप्ट ये लिया जाता है कि वो बिलोंग करती है लोगों के साथ, जबकि जो इस्लामिक सिस्टम है उसमें वो इंटरनल सोवरेनिटी जो है एक रियासत की सोवरेनिटी वो किससे बिलोंग करती है, अल्लाह ताला की जात से। क्यों कि दुनिया उसने बनाई तो मुल्क भी अल्लाह का, इसका मतलब यह है कि सोवरेनिटी अल्लाह से ही बिलोंग करेगी कि सुप्रीम पावर वही है। एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब यही है कि कोई दूसरा मुल्क जो है उसकी सोवरेनिटी के साथ जो है वो खिलवाड़ नहीं कर सकता, उस पर अटैक नहीं कर सकता, उसके साथ जंग नहीं कर सकता, ये उसकी एक्सटर्नल सोवरेनिटी है।
अब चैलेंजेस की अगर बात करते हैं कि सुवरेनिटी को, हाकमियत को आज क्या क्या चैलेंजेस है, क्योंकि आज सुवरेनिटी दोबारा से एक बहुत ही टफ टाइम में है, और उसका रीजन क्या है? नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ग्लोबलाइजेशन है, ट्रीटीज और पैक्ट्स हैं, और फेमिनिज्म जैसी मूवमेंट्स हैं। यानी अब जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि यूएन खुद हो गया, ठीक है, एनजीओज हो गई, या यूनाइटेड नेशन हो गया, अब जब वो दूसरे ममालिक में जाके काम करती हैं तो जाहिर बात है वहां पे वो इन्फ्लुएंस करती हैं उनकी गवर्नमेंट्स को, तो उनकी सुवरेनिटी जो है वो दांव पे लगती है, और उनको बहुत सी चीजों पे स्टेट्स को कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है वहां पे, ठीक है। जैसे अब आईएमएफ की अगर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल इदारा है, अगर वो पाकिस्तान को लोन देता है तो क्यों देता है? अपनी टर्म्स के ऊपर। तो वो जो टर्म्स हैं जो हुकूमत मानती है कि भाई हाँ हम टैक्स का रेट बढ़ाएंगे, हम जो है वो स्टेट बैंक को आजाद करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंप्रोमाइज कर रही है आईएमएफ के कहने के ऊपर। तो सुवरेनिटी, जो इंटरनल सुवरेनिटी है, ऑब्वियसली वो दांव पे लग रही है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का या डेवलपिंग कंट्रीज का, कि वहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन जो है, जैसे बिजनेस इकोनॉमी जो है वो लिबरेट हो गई, और लिबरलिज्म के थ्रू अब हर मार्केट जो है, पूरी दुनिया एक ओपन मार्केट है, ठीक है। आप ऑनलाइन काम करते हैं या किसी भी तरह से बिजनेस करते हैं तो हर मुल्क आपको फैसिलिटेट करता है। वहां पे भी दूसरे ममालिक की जो सुवरेनिटीज हैं, अब जाहिर बात है जब ग्लोबलाइजेशन है तो एक इंटरनेशनल सिस्टम बन रहा है, तो उस इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो नेशनल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो है वो कंप्रोमाइज जरूर होता है। इसी तरह से जो ट्रीटीज और पैक्ट्स जो है वो साइन की जाते हैं समटाइम्स सुवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जो है वो सुवरेनिटी जो है उसको कम कर रहे होते हैं। कि अब अगर हम बात करते हैं ओआईसी की, ठीक है, एक फोरम है, या ईसीओ की हम बात करते हैं, या एससीओ की हम बात करते हैं, या नेटो की हम बात करते हैं, तो ये अलायंसेज, ये ट्रीटीज हैं जो कि एक दूसरे की सुवरेनिटी का ख्याल भी करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये, जैसे अब इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, अगर ट्रीटी एक सिक्योरिटी ट्रीटी है जैसे नेटो की, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जो है उनकी सुवरेनिटी जो है वो रिस्क में जा रही है। इसी तरह से फेमिनिज्म की जो मूवमेंट्स हैं ये भी ग्लोबल इश्यूज हैं। अब जितने ग्लोबल इश्यूज हैं वो सारे के सारे जो है वो सुवरेनिटी के लिए एक किस्म का थ्रेट है, और कहीं ना कहीं सुवरेनिटी जो स्टेट्स की हैं वो कंप्रोमाइज हो रही हैं, ठीक है, चाहे पॉजिटिवली हो चाहे नेगेटिवली हो। इसी तरह से एक हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे अमेरिका को हम देखते हैं जी। अमेरिका जो है वो जैसे पहले अफगानिस्तान में आया और अब यहां से शिकस्त खा के गया, लेकिन उसने अफगानिस्तान की सुवरेनिटी जो है उसको क्या किया? पामाल किया। इसी तरह से इराक में दाखिल हुआ, वहां पे सुवरेनिटी जो है उसकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि जो कमजोर ममालिक हैं वहां पे ताकतवर ममालिक जो है वो अपनी चलाते हैं, वहां पे कोई कॉन्सेप्ट ऑफ सुवरेनिटी दिखाई नहीं देता। लेकिन जो ताकतवर ममालिक हैं, जिससे एक मुल्क से दूसरे मुल्क को खतरा है कि यार इस पर अटैक किया तो ये भी करेगा, वहां पर सुवरेनिटी कहीं ना कहीं जो है वो काम कर रही है, और हाकमियत किसी ना किसी तरह से जो है वो काम कर रही है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सुवरेनिटी का एक्चुअली में वो क्या है कि स्टेट जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर वो एब्सोल्यूट है। सबसे बेसिक एंटिटी भी स्टेट है, क्यों कि इंटरनेशनल रिलेशंस ममालिक के ताल्लुकात हैं। फिर सब लेवल पे जब हम आएंगे तो लोगों के ताल्लुकात, बिजनेस के ताल्लुकात, लेकिन सबसे पहले जो मेन एंटिटी है वो क्या है? वो स्टेट ही है। इसलिए स्टेट जो है वो एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो सुवरेनिटी का है।